वेलकम एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम हीमोडायलिसिस पढ़ने वाले हैं और हीमोडायलिसिस में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको हम देखेंगे। तो हीमोडायलिसिस सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस होती क्या है। हीमोडायलिसिस जनरली कुछ नहीं होती, इज अ टाइप ऑफ डायलिसिस, यानी एक तरीके की डायलिसिस का टाइप है ये, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं और बाय यूजिंग ब्लड। ठीक है, हीम मतलब ब्लड होता है और डायलिसिस तो हमने पहले पढ़ा ही है, एक तरीके का मेडिकल प्रोसीजर होता है। तो इसमें हीमोडायलिसिस में कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जिनके बेस पे हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं। ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी टू एन आर्टिफिशियल किडनी कॉल्ड डायलाइजर फॉर फिल्ट्रेशन, यानी कि डायलाइजर में हम ब्लड को लेकर आते हैं बॉडी से बाहर और उस डायलाइजर के थ्रू ब्लड को फिल्टर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एंड देन प्योरीफाइड ब्लड इज रिटर्न टू द बॉडी। फिर क्या करते हैं, वो ब्लड फिल्टर हो गया डायलाइजर से, उसको हम फिर वापस से बॉडी में भेज देंगे। Then it requires a vascular access point which can be a fistula, graft or catheter. इसमें ये चीज आती है हीमोडायलिसिस में हमें एक वेस्कुलर एक्सेस चाहिए होता है और ये वेस्कुलर एक्सेस हमारा फिस्टूला भी हो सकता है, ग्राफ्ट भी हो सकता है, फिर कैथीटर हो सकता है, और भी तरीके के होते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इसमें और क्या चीज चाहिए होती है, इसमें हमें डायलिसिस मशीन चाहिए होती है, इज रिक्वायर्ड फॉर सेवरल फंक्शन, यानी कई सारे फंक्शंस होते हैं डायलिसिस मशीन के। तो इसमें हीमोडायलिसिस में डायलिसिस मशीन इज नेसेसरी। देन यूजुअली डन 3 to 4 टाइम्स अ वीक, ईच सेशन लास्ट फॉर 3 to 4 आवर्स। जो हीमोडायलिसिस का सेशन होता है वो 3 से 4 घंटे चलता है और इसकी जो प्रेस्क्रिप्शन होती है वो जनरली 3 से 4 टाइम्स जो है एक वीक में करवानी पड़ती है। बाकी पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि डॉक्टर क्या रेकमेंड करेगा। देन इट परफॉर्म्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। जो हीमोडायलिसिस होता है उसके लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है और ऐसे ही जनरली कोई भी हीमोडायलिसिस परफॉर्म नहीं कर सकता। देन हम देखेंगे ये अंकल की हीमोडायलिसिस इस पिक्चर में हो रही है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये वेस्कुलर एक्सिस होता है हाथ पर, तो यहाँ पर फिस्टूला या फिर ग्राफ्ट कुछ भी हो सकता है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, ब्लड को बॉडी में से बाहर निकालते हैं और इसको हम पंप की मदद से डायलाइजर तक भेजते हैं। ये डायलाइजर दिख रहा है मशीन के साइड में, तो इसमें हम ऊपर से ब्लड भेजेंगे और ये नीचे से फिल्टर होकर के आ जाएगा। देन इस मशीन के बारे में हम पर्टिकुलरली बाद में पढ़ेंगे। तो इस मशीन के कई सारे फंक्शंस होते हैं, बट अभी हम जनरल सिंपल डायलाइजर को देखेंगे। तो इसमें से ब्लड फिल्टर होकर के बाहर आता है और हम दूसरी लाइन से इसको वापस से बॉडी में भेज देते हैं। और इसमें 2 पंप हैं, तो इनके पंप के भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और हीमोडायलिसिस में एक्चुअली क्या होता है, हीमोडायलिसिस में एंटी कोगुलेशन की जरूरत होती है। जो एंटी कोगुलेशन होता है वो क्लॉटिंग होने से बचाता है कि कहीं ब्लड बाहर हमने निकाल लिया एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट में और यहाँ पर आकर क्लॉट हो गया, तो उस चीज से बचाने के लिए हम एंटीकोगुलेशन करते हैं हीमोडायलिसिस में। वहीं देखेंगे तो पेरिटोनियल डायलिसिस में इसकी जरूरत नहीं होती। बाकी पर्पस क्या क्या है हीमोडायलिसिस के, क्यों करी जाती है हीमोडायलिसिस। फर्स्ट इसका पर्पस है नाइट्रोजिनस वेस्ट रिमूवल, यानी कि हमें इसमें क्या करना है, वेस्ट को बाहर निकालना है, इसलिए हम हीमोडायलिसिस करेंगे। एडिमा कंट्रोल, एडिमा वाले जो पेशेंट होते हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भर जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उनको एडिमा हो जाता है, तो वो एडिमा वाले पेशेंट के लिए भी हीमोडायलिसिस प्रेस्क्राइब करी जाती है। बाकी ब्लड पीएच बैलेंस, ठीक है, तो जब हम हीमोडायलिसिस करते हैं तो उससे क्या होता है, बैलेंस पीएच भी बैलेंस होता है ब्लड का, जो कि नॉर्मल हमारा 7.35 टू 7.45 होता है। देन ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के काम में भी आती है हीमोडायलिसिस, जो कि नॉर्मल होता है 120/80 mm Hg। देन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी हीमोडायलिसिस के थ्रू होता है। उसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं किडनी फेलियर पेशेंट में, तो उन सभी कॉम्प्लिकेशंस को मैनेजमेंट के लिए हम हीमोडायलिसिस करते हैं। जैसे हाइपरकेलेमिया यानी कि पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, हाइपर नेट्रीमिया यानी सोडियम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हम हीमोडायलिसिस करते हैं। देन आता है इंडिकेशंस ऑफ डायलिसिस, यानी कब कब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम हीमोडायलिसिस स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहला ईएसआरडी या फिर सीकेडी, जो किडनी फेलियर वाले पेशेंट होते हैं उनकी तो हीमोडायलिसिस हमें करनी ही करनी है। देन एकेआई वाले पेशेंट होते हैं, इनको हमें हीमोडायलिसिस देनी पड़ती है बचाने के लिए कि ये कहीं सीकेडी में एंटर ना कर जाए। फिर उसके बाद फ्लूइड ओवरलोड वाले जो पेशेंट आते हैं उनको हमें हीमोडायलिसिस देनी है। देन सीवियर एसिरोसिस वाले पेशेंट आते हैं जिनका पीएच बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ब्लड में, तो ऐसे लोगों को भी हीमोडायलिसिस करनी पड़ती है। बाद में ड्रग ओवरडोज और टॉक्सिसिटी देख लेते हैं, तो पॉइजनिंग केसेस भी आते हैं, उनको भी हीमोडायलिसिस करी जाती है, जिससे
किडनी का जो वर्कलोड है उसको कम करा जा सके। फिर हाइपरकैलेमिया वाले पेशेंट जो होते हैं, हाइपरकैलेमिया यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोटेशियम हमारा ब्लड में बढ़ने लग जाए, तो उस चीज़ को भी हमें मेंटेन करके रखना होता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को हम मेंटेन करके रखते हैं। यूरेमिया वाले जो पेशेंट आते हैं उनको भी हीमोडायलिसिस करनी पड़ती है। देन कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि कब कब हमें हीमोडायलिसिस नहीं करनी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सीवियर हाइपोटेंशन। जो सीवियर हाइपोटेंशन वाले पेशेंट होते हैं उनको हमें हीमोडायलिसिस नहीं करनी, नहीं तो उनके कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन इंट्रावेस्कुलर हीमोलाइसिस होता है, जिन जिन पेशेंट में जो आरबीसीज होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, उसी को हम हीमोलाइसिस कहते हैं। तो इंट्रावेस्कुलर यानी कि वेसल्स के अंदर ही जो आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो अगर डिस्ट्रक्ट होने लग जाए, उनका डिस्ट्रक्शन होने लग जाए, ठीक है, वो खराब होने लग जाए, तो हमें क्या करना है, हीमोडायलिसिस तुरंत बंद कर देनी है, हीमोडायलिसिस नहीं करनी। कुछ एलर्जिक पेशेंट होते हैं जो कि डायलाइजर की मेम्ब्रेन के रिएक्शन की वजह से एलर्जी शो करते हैं, ऐसे पेशेंट को भी हमें हीमोडायलिसिस नहीं स्टार्ट करनी है। देन अनस्टेबल कार्डियोवास्कुलर स्टेटस हो अगर पेशेंट का, यानी वो कार्डियोवास्कुलरली अनस्टेबल हो, तो उसको हमें हीमोडायलिसिस में नहीं लेकर के आना है तुरंत से। देन हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट होते हैं जैसे कि इनएडिकेट ब्लड सप्लाई, यानी कि उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड सप्लाई ही नहीं हो पा रहा ठीक से, तो ऐसे पेशेंट का हीमोडायलिसिस हमें नहीं करना चाहिए। देन इम्प्रॉपर वेस्कुलर एक्सेस, यानी वेस्कुलर एक्सेस में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, वेस्कुलर एक्सेस खराब हो जाते हैं, प्रॉपर फ्लो नहीं आता, तो हमें जबरदस्ती डायलिसिस उसमें नहीं करना चाहिए। तो ये सारी इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस थी। देन कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जब भी हीमोडायलिसिस होता है, तो ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस या उससे पहले भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो वो जो जनरल कॉम्प्लिकेशन होती हैं उसमें एक कॉमन आती है हाइपोटेंशन, यानी कि पेशेंट का सोडियम जब हम निकालते हैं कई बार सोडियम प्रोफाइल ठीक से उसमें सेट नहीं कर पाते, तो हाइपोटेंशन में पेशेंट चला जाता है, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। मसल क्रैम्प्स भी पेशेंट को होता है, तो इसकी शिकायतें भी ज़्यादातर रहती हैं। हेमेटोमा बन सकता है वेस्कुलर एक्सिस साइट पे। एयर एम्बोलिज्म हो सकता है जिसमें एयर बबल एंटर करने के चांसेस रहते हैं ब्लड वेसल में। एमिलॉइडोसिस हो सकता है, इसमें जॉइंट्स में हमारा प्रोटीन वगैरह डिपॉजिट हो जाता है। बाकी एनीमिया हो सकता है, एनीमिया इसके बारे में भी हम पर्टिकुलरली बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि जो किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं उनमें एनीमिया एक्चुअल में होता क्यों है। देन एक्सेस साइट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है, जो वेस्कुलर एक्सेस होता है उसकी कॉम्प्लिकेशंस। डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो सकता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारे हीमोडायलिसिस के ड्यूरिंग हो सकती है। देन कुछ मॉडिफिकेशंस आती हैं जो हीमोडायलिसिस हम करते हैं ना, उसमें पहले एक तरीके की हीमोडायलिसिस होती थी जिसको हम इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस कहते थे, ठीक है। जो पुराने टाइप की हीमोडायलिसिस थी, एक ही सिंपल, कुछ नहीं था उसमें, खाली ब्लड को निकालना है, डायलिजर में ले जाना है, फिल्टर करके अलग कर देना है। तो वो उतनी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल नहीं रही, तो उसमें हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने पड़े, कुछ नई नई मॉडलिटीज़ लानी पड़ी। तो जो हीमोडायलिसिस की मॉडलिटीज़ या फिर मॉडिफिकेशंस हैं उनमें पहले आती है हाई फ्लक्स हीमोडायलिसिस। इसमें हम हाई फ्लक्स फिल्टर्स यूज़ करते हैं। फिर हीमोडाइफिल्ट्रेशन आती है, इसमें भी दो तरीके के प्रिंसिपल यूज़ होते हैं। फिर इसकफ होती है जिसमें स्लो कंटिन्यूस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, यानी कि इसमें हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं, बाकी सॉल्यूट रिमूवल नहीं होता, ठीक है। देन स्लेड आती है, सस्टेन्ड लो एफिशिएंसी डायलिसिस। फिर हीमो परफ्यूजन आता है, टीपीई मतलब थेरेप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज होता है, सीआरआरटी होता है, कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। सीआरआरटी के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम ब्रीफली आगे प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए इतना। और देन आता है एडिकेसी ऑफ हीमोडायलिसिस। एडिकेसी ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो एडिकेसी का मतलब होता है कि जो हम हीमोडायलिसिस कर रहे हैं किसी भी पेशेंट की, तो उसमें कितना सॉल्यूट रिमूवल हुआ, कितना हमने मतलब अच्छे से हीमोडायलिसिस उसको करी, कितनी मतलब हीमोडायलिसिस डोज हुई, तो उस डोज को हमें पता लगाने के लिए कुछ मेजर्स हैं। तो ये दो प्रोसेस होते हैं, यूआरआर, दूसरा होता है फ्रैक्शनल यूरिया क्लियरेंस। इसमें यूआरआर में हम यूरिया रिडक्शन रेशियो देखते हैं, जिसमें यूरिया की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा हमारा फ्रैक्शनल यूरिया क्लियरेंस होता है, ठीक है। तो ये सब जो मेजरमेंट के तरीके हैं ये सब हम पर्टिकुलर वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।